और अब खबरें विस्तार से। यासिन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की याचिका पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासिन मलिक को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 9 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष मौजूद होने के लिए यासिन मलिक के लिए पेशी वारंट जारी किया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि मलिक ने शातिराने तरीके से कोर्ट में खुद का गुनाह कबूल किया है ताकि अधिकतम सजा से बच सके। इससे पहले कोर्ट में याचिका दायर करते हुए एनआईए ने कहा कि यासिन मलिक टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड है। एनआईए ने यूएपीए केस में यासिन को फांसी की सजा देने की मांग की है। जांच एजेंसी ने कहा कि उसके खिलाफ मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में माना जाए। काबिल जिक्र है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 2022 में यासिन मलिक को टेरर फंडिंग में यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज जी, ये जो लगातार इस मामले में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ये कहा पहले इसको लेकर सियासत शुरू हुई कि सजा क्या हो क्या ना हो, अब ये बात सामने आ रही है कि शातिराने तरीके से यासिन मलिक ने अपना जो है वो गुनाह कबूल किया है ताकि मैक्सिमम सजा से बच जाए। ये किस तरफ आगे मामला जा रहा है अगली सुनवाई तक? हाँ, देखिए विशाल, जब ये मामला सामने आया था तो उस वक्त जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि पटियाला हाउस कोर्ट में जब ये सामने आया था मामला, तो यासिन मलिक ने उस वक्त ये कबूला था, उसने ये कहा था कि हाँ बिल्कुल वो सारी जो उस पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो उनको कबूलता है, वो उस टेरर फंडिंग मामले में शामिल है, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और अभी तिहाड़ जेल में वो सजा काट रहा है। आज जब ये सुनवाई हुई जिसमें एनआईए ने जो अपील दायर की थी, इसमें ये कहा गया है कि चूंकि ये मामला बहुत ही बड़ा है, उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस माना जाना चाहिए और यासिन मलिक के लिए अब ये अपील की गई है कोर्ट से। ये कहा गया है कि यासिन मलिक को फांसी की सजा सुनाई जाए। वहां ये बताया गया कि जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने ये कहा कि यासिन मलिक ने चूंकि ये मामला बहुत ही चालाकी से कबूला है, उसका मतलब ये था कि यासिन मलिक को ये मालूम था कि अगर वो ये मामला कबूल लेता है तो उसके बाद से उसकी जो सजा है वो कम की जा सकती है, यानी वो फांसी की सजा से बच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा आज जिस तरह हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। वो साथ ही जो कोर्ट ने ये कहा है कि यासिन मलिक को अगली सुनवाई जो है जो 9 अगस्त को उस दिन उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और वो अपनी दलील पेश करेगा कि आखिर अगर एनआईए ये अपील कर रहा है कि यासिन मलिक को फांसी दी जानी चाहिए तो यासिन मलिक का उस पर क्या कहना है, कि उसे वो अगर अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है तो वो चीजें कोर्ट के सामने रखे। अब ये देखना होगा कि हम देखा विशाल कि जब इससे पहले भी जो यासिन मलिक के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं जो जम्मू की खुसूसी टाड़ा अदालत में है, चाहे वो रुबिया सईद किडनैपिंग वाला मामला हो या इंडियन एयरफोर्स का मामला हो, उसमें भी यासिन मलिक ने ये कहा था कि उसे प्रेजेंट होने दिया जाए, फिजिकली प्रेजेंस के लिए उसने गुहार लगाई थी, अपील की थी, जिसके बाद एक नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन सीबीआई ने उस वक्त ये कहा था कि यासिन मलिक को कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होने दिया जा सकता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी के कई मामला थे। अब जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बार फिर ये कहा है कि अगली सुनवाई जो 9 अगस्त को है उसमें यासिन मलिक को फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है, नोटिस भी जारी किया गया है, समन जारी किया गया है। तो ये देखना होगा कि क्या वो यासिन मलिक अब अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होता है या नहीं। जी विशाल जी, तो एक तो ये बात अहम हो गई कि अगली सुनवाई में कोर्ट में पेशी के लिए वारंट बाज़ाब्ता है तो पेश होता है या नहीं, एक सवाल ये है। और दूसरा ये कि जिस तरह से जो दलील दी जा रही है कि एनआईए ने जो यूएपीए केस में यासिन को फांसी की सजा देने की मांग की है और जांच एजेंसी ने कहा है कि उसके खिलाफ मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट श्रेणी में माना जाए, तो क्या लग रहा है कि एक तरफ ये कि पहले ये कहना कि मतलब पूरी तरह से अपने गुनाहों को कबूल कर लेना और फिर ये जो बात सामने आ रही है कि वो इसलिए ऐसा किया गया है ताकि वो मैक्सिमम जो उसका पनिशमेंट है उससे बच सके और अब समाप्त भी होनी है। मेरा सिर्फ एक सवाल यहाँ पर है कि एक तरफ तो इसको लेकर राजनीति हो रही है, दूसरा हिस्सा है, लेकिन ये जो लीगल टर्म से जहाँ तक बात आगे चल रही है, क्या उसमें ऐसा कोई प्रोविजन है जो एनआईए मांग कर रहा है कि यासिन मलिक को फांसी दी जाए? दूसरी तरफ यहाँ पर ये दलील सामने ये आ रही है कि इन्होंने अपना गुनाह जो है शातिराने तरीके से कबूल किया है ताकि मैक्सिमम सजा से बच जाए। तो ये जो दोनों बातें सामने हैं, इस पर क्या आगे कुछ हो सकता है?
हाँ देखिए विशाल, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड में ये केस दाखिल हुआ है कि जैसे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, तो उनका ये कहना था कि यासीन मलिक ने अपना गुनाह इसलिए कबूला है कि उसको कम से कम सजा मिली। यानी तुषार मेहता का ये कहना था कि यासीन मलिक नहीं चाहता है कि जिस तरह का उसका गुनाह है, जिसमें तुषार मेहता ने यह भी जिक्र किया कि जितने भी लोग मारे जा चुके हैं, फौजी जो शोरिश के दौरान शहीद हुए हैं, दहशतगर्दी के दौरान शहीद हुए हैं, उनके जो परिवारजन हैं उन पे क्या बीती होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया जो इंडियन एयरफोर्स वाला किले का मामला है, उस पर भी उसमें आज कोर्ट में बात हुई। तो ये कोशिश रहेगी एनआईए की जो उन्होंने अपील की है, जो एनआईए की तरफ से अपील की गई है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए। अब सबसे बड़ी बात दिलचस्प ये होगा कि जैसे पिछली बार जब पटियाला हाउस कोर्ट में यासीन मलिक ने ये कहा था, उसे ये कहा गया था कि अगर वो किसी हायर कोर्ट में अपील करने के लिए सोचता है उसको वो इजाजत दी जा सकती है। लेकिन यासीन मलिक ने ये कहा था कि वो अपना गुनाह कबूलता है और वह आगे किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। तो उसी को बुनियाद बना के जो सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि यासीन मलिक ने बहुत ही चालाकी से ये गुनाह कबूला है और वो ये चाहता है कि वो उसे कम से कम सजा मिले। अब 9 अगस्त को ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यासीन मलिक अपने बचाव में क्या कुछ कहता है। क्या वो अब की बार फिर से ये कहेगा कि हाँ, जिस तरह से उन्हें पटियाला कोर्ट में उसने ये कबूला था कि उसने वो सारा जो जुर्म है उसको कबूला था सिर्फ इसलिए कि वो फांसी की सजा से बच पाए। अब जबकि फांसी की सजा की मांग की जा रही है, तो अब ये देखना होगा कि यासीन मलिक किस तरह से अपने बचाव में आता है, वो किस तरह की दलीलें पेश करता है, और दूसरा ये कि क्या अथॉरिटी उसको फिजिकली प्रेजेंट होने की इजाजत देती हैं, जैसा कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। वो ये सब मामले जो हैं ये काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, जैसा उन्होंने कहा है कि वो फांसी की सजा से बचने के लिए उन्होंने तमाम गुनाह कबूले थे। वो ये कहा था कि हाँ, वो टेरर फंडिंग मामले में शामिल है। तो अब आज अगर जबकि फांसी की सजा की डिमांड की जा रही है, फांसी की सजा का मुतालबा किया जा रहा है, तो अब ये देखना होगा कि यासीन मलिक किस तरह से अपने बचाव में आएगा और उसका जो पक्ष होगा वो कोर्ट में क्या होगा, उसके बाद ही सही तस्वीर सामने आ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि अगली समाअत में पेशी होती है या नहीं होती है। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि अगर पेशी होती है तो वो किस तरह की दलीलें यासीन मलिक की तरफ से वो खुद या उसके वकील देते हैं। और चूंकि ये तमाम मामला अब ये है, जिस तरह सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि इसे मैक्सिमम सजा ना मिले, इसलिए गुनाह कबूलने की बात सामने वो बता रहे हैं कि उनके नजरिए से ऐसी सोच है। तो अब ये सब कुछ अगली समाअत पर मुनहसर है कि यहां से आगे मामला क्या मोड़ लेता है। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर कुपवाड़ा से है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर यह है कि जमाते इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। डीएम कुपवाड़ा के आदेश पर कार्रवाई। एसआईए ने यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 20 दुकानों को किया है सील। गैर कानूनी गतिविधि मामले में यह कार्रवाई हुई है। और एक बार फिर आपको बता दें कि यह जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर है, जमात इस्लामी हिंद नहीं है, ये जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर है, जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डीएम कुपवाड़ा के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 20 दुकानों को सील किया है और उसकी वजह यह बताई गई कि तमाम गैर कानूनी गतिविधि मामले में ये कहीं ना कहीं से इसका जुड़ाव था और इसलिए इसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 20 दुकानों को सील किया गया है। यहिया सुल्तान हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, इस बारे में और क्या तफसीलात हैं? जी विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो एसआई स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज कुपवाड़ा में दस्तक दी और उन्होंने यहाँ पर जमात इस्लामी के जरिए जो चलाए जा रहे दुकानें, वो 20 दुकानें जो है आज उन्होंने अटैच की। इससे पहले उन्होंने जमात इस्लामी का एक ऑफिस भी अटैच किया था, लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर को यानी कि डीएम जो जिला के मजिस्ट्रेट होते हैं, उसकी हिदायत पर जो आज एसआई ने 20 दुकानों को अपनी तहवील में ले लिया। और आज तक वो किराया जो है वो वहां के जामिया मस्जिद को जाता था, लेकिन आज से पहले, आज के बाद जो ऑर्डरनामा हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि अब यह सरकार की तरफ जाएगा, जो इसके रुकुमात वगैरह आ रहे हैं, यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज की जा रही थी उसके तहत जो है जमात इस्लामी के 20 दुकानों को फिलहाल अपनी तहवील में ले लिया है। इससे पहले इनका ऑफिस भी लिया गया है, यानी कि जमात इस्लामी के जो भी असे हैं
उन्हें अब एसआई जो है अपनी तहवील में ले रहे। इससे पहले एनआईए ने भी कई जगहों पर छापे डाले थे, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई वो जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर जो है एसआईए ने छापा डाला और उसके बाद कुपवाड़ा में जमात इस्लामी के जो 20 दुकानें हैं उन्हें फिलहाल अपनी तहवील में ले लिया है। और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा जो किराया वो वसूल करते हैं क्या वो सरकार की तरफ चला जाएगा या जमात इस्लामी के औकाफ में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी ने जो असासे तैयार किए हैं वो गैर कानूनी है, उस पर जो है पर्चा लग चुका है और उसकी तहकीकात जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाज़ाब्ता तौर कर रही है। और विशाल मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी इन्होंने इनका एक ऑफिस जो है और वहां पर जो इनका एक स्कूल है उसके सामने जो जमीन थी 1 मरला वो भी इन्होंने अपनी तहवील में ली थी। और फिलहाल पता चलेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की मजीद कार्रवाई होगी। जी विशाल जी या एक सवाल और यहाँ पर ये है कि ये जो 20 दुकानें हैं क्या ये 20 की 20 दुकानें जो है किसी एक ही जगह पर थी या अलग अलग जगहों पर है? और अब अटैच किए जाने के बाद क्या ये दुकानें, जैसा आप किराए की बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, इस बारे में क्या होगा अभी तय नहीं है। इसका मतलब ये भी तय नहीं है कि दुकानें उन दुकानों में जो लोग भी थे जिन्होंने दुकान वहां चला रहे थे वो लोग, क्या वो दुकानें अब खुलेंगी या बंद रहेंगी? फिलहाल विशाल मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक है जिसमें तकरीबन 20 दुकानें हैं और 2 मंजिला है। वहां पर फिलहाल इन्होंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो है अपनी तहवील में ले लिया। इससे पहले जो ये किराया देते थे वो वक्फ को जाता था जमात इस्लामी के, लेकिन अब एक हिदायतनामा जो मैंने वहां पर ऑफिसर्स से बात की उनका कहना है कि फिलहाल इसके लिए जो है वो सरकार की तरफ जो ये रुकूमात जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही इसमें एफआईआर दर्ज किया है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज के जरिए जो है गैर कानूनी तौर पर ये असासे जमा किए हैं। अब ये सरकार की तहवील में होगा और बाज़ाब्ता एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कुपवाड़ा में जमात इस्लामी ने तैयार किया था, तामीर किया था, अब बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने इसमें अपनी तहवील में ले लिया। और इसके जरिए जो जिला मजिस्ट्रेट है डॉक्टर सागर की हिदायत पर आज इस तरह की कार्रवाई जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की है और अब बाज़ाब्ता तौर पर यही हुक्मनामा है। फिलहाल दुकानदारों से यह तो नहीं कहा गया है कि आप दुकानें बंद रखें, सिर्फ दुकानों पर जो है एक इस कॉम्प्लेक्स पे एक बोर्ड चढ़ा गया है जिस पर यह लिखा गया है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज में है। फिलहाल इससे अपनी तहवील में एसआई ले रही है। फिलहाल दुकानदारों से कोई बात नहीं कि अब दुकानदार जो है वो कल से जिला मजिस्ट्रेट की तरफ रुजू करेंगे, उनसे बात करेंगे क्या ये दुकानें बंद करनी है या ये दुकानें चलानी है। जो किराया होगा वो सरकार की तरफ देना होगा, इसका फैसला शायद कल हो सकता है, क्योंकि तमाम वो दुकानदार कह रहे थे कि अब हम जिला मजिस्ट्रेट की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि जो किराएदार हैं वो जमात इस्लामी से वाबस्ता नहीं है, वो आम लोग हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपना जो वहां पर जायदाद वगैरह रखी है वो कह रहे हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, हमारा कोई कसूर है नहीं। अब आने वाले वक्त में ही ये पता चलेगा कि क्या बाज़ाब्ता तौर सरकार इसे अपनी तहवील में लेगी या कुछ। जी विशाल या एक सवाल और यहां पे करना चाहूंगा कि जाहिर है कि जो आपने बताया कि इन तमाम दुकानों का किराया पहले जामा मस्जिद को जाता था, तो जामा मस्जिद को वो किराया अब नहीं जा सकेगा, जैसे कि आप बता रहे, जैसे इस बात का अंदेशा है। तो जाहिर है कि जामा मस्जिद के जो अखराजात हैं वो एक अलग मसला हो गया, लेकिन मेरा सवाल अब यहाँ पर ये है कि ये जो दुकानें अब सील कर दी गई हैं तो इन 20 दुकानों का किराया कमोबेश कितना रहा होगा? कुछ अंदाजा अगर आप हो तो बताएं हमारे दर्शकों को कि इन 20 दुकानों में से फी दुकान जो है या कुल मिलाकर ये किराया लगभग कितना उसकी रकम हो सकती है? यही आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी विशाल, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो किराया ये पहले दे रहे थे वो एक बोर्ड को जाता था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो किराया ये पहले दे रहे थे वो एक बोर्ड को जाता था जो जमात इस्लामी का बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अब की बार मैं ये कहूं कि वहां पर किराया जो है अभी एक दुकानदार का 20-20 हजार या 10-10 हजार का होगा, तो उस हवाले से ये तकरीबन 1 लाख या 2 लाख तक बन सकते हैं। तो ये पूरा जो है पैसा जो है बाद में सरकार को चला जाएगा, जिस तरह अभी तक जो हमें तफसीलात फराहम हो रही है। पहले ये जमात इस्लामी के खजाने को जाता था, लेकिन अब ये सरकार के खजाने को जा रहा है, जिसकी वजह जो आज पता चल रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिस तरह का ऑर्डरनामा, जिस तरह का हुक्मनामा जारी किया है, तो एक करीबन यानी कि 1 लाख से ज्यादा जो है रुकूमात वहां पर जमा हो जाएगी। सालाना बुनियादों पर
मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुपवाड़ा जिले में जो दुकानदारों की किराया होती है जी। वो 10,000 या 20,000 तक जो है सालाना होती है हर एक जी। दुकानदार की। जी। तो उस हवाले से आप ये पता चलेगा कि इनका किराया कितना था, उस हवाले से कितनी रुकूमत बन सकती है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद 5 का पंच में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए, थोड़ी देर में शिमला पहुंचेंगे सीएम सुक्खू। जी हां, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खबर यह है कि थोड़ी देर में शिमला पहुंचने वाले हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली दौरे पर थे सीएम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और जैसा बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। कल दिल्ली के सीएम से उन्होंने मुलाकात, दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी सीएम ने। और इस तरह से ये काफी अहम इसलिए माना जा रहा है कि कल दिल्ली के सीएम से मुलाकात की थी और आज उन्होंने विद्युत मंत्री से मुलाकात की, कई परियोजनाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है। और रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, इस चर्चा को लेकर क्या कहा जाए? विद्युत मंत्री से उनकी जो चर्चा हुई परियोजनाओं को लेकर, वो कौन सी परियोजना है, क्या उसमें बातचीत हुई होगी? और दिल्ली की जो भी उनकी गतिविधि रही है, अब वो वापस आ रहे हैं शिमला। जी हाँ, थोड़ी देर में जो मुख्यमंत्री यहाँ शिमला पहुंचने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आई है उसमें जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनसे जो मुलाकात हुई है, उसमें जो बल्क ड्रग पार्क बनना है ऊना में, उसमें बीबीएमबी के सहयोग से बिजली आपूर्ति का मसला उन्होंने उठाया है। और साथ में जो राष्ट्रीय महत्व के जो 2 परियोजनाएं यहाँ हिमाचल में बननी है, जिसमें दिल्ली भी हिस्सेदार है, वो रेणुका बांध परियोजना और किशाऊ परियोजना है। उसमें जल बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है और जो यमुना को लेकर जो है, जो यमुना के पानी को लेकर जो बंटवारा होना है, उसको लेकर भी भविष्य में चर्चा की जाएगी। ये तो मुलाकात जो अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुई है उसमें मुख्यमंत्री ने इस पर चर्चा की है, क्योंकि 2 राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट है जो जिनसे पानी दिल्ली को भी जाना है। और जो आज जो महत्वपूर्ण बैठक जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह उसमें हुई है, देखिए सबसे बड़ा जो मसला है वो अभी यह है कि राज्य सरकार को जो शानन परियोजना जो हस्तांतरित होनी है, अभी वो पंजाब सरकार के पास है और उसकी लीज जो है मार्च 2024 में खत्म होने वाली है। तो इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, कोई रोड़ा जो है पंजाब सरकार की तरफ से ना अटकाया जाए, क्योंकि 99 साल की लीज थी जो मार्च 2024 में खत्म होगी। और जो जरूरी दिशा निर्देश है, जो हैंडओवर होना है हिमाचल सरकार को वो प्रोजेक्ट, उस पर जरूरी दिशा निर्देश जो है दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा जो बीबीएमबी है, बीबीएमबी में हिमाचल की जो हिस्सेदारी है उसका मसला उठाया है कि जो 12% की हिस्सेदारी, लेकिन हिमाचल को उसका हक अभी तक नहीं मिला है। और साथ में जो विस्थापन हुआ है आज से 50 साल पहले, कई परिवार जो है विस्थापित हुए हैं, उनको जो है अभी तक भी जो कंपनसेशन है, जो उचित मुआवजा है, वो नहीं मिला है। उसका हक की भी बात उन्होंने की है। जो भारत सरकार के साथ जो हिमाचल सरकार का संयुक्त उपक्रम है SJVN, उसमें जो रॉयल्टी मिलती है, फ्री पावर जो मिलती है, उसमें ये मांग मुख्यमंत्री ने की है कि वो अब 12% से बढ़ाकर 30% करवाई जाए। हिमाचल की जो माली हालत है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और बिजली एक ऐसा माध्यम है जिससे राज्य सरकार को काफी आय होती है, यही संसाधन हिमाचल का है। तो इसको लेकर जो है लंबी चर्चा हुई है बीबीएमबी में हिमाचल के हिस्सेदारी की। और जो रॉयल्टी, जो वाटर रॉयल्टी जो है उसको भी 12% लगाने की जो है मांग यहां पर मुख्यमंत्री ने की है। इससे पहले भी कई बार हिमाचल की तरफ से ये मांगे रखी गई है, लेकिन कोई खास इसमें जो है प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन जिसमें जो SJVN है उसमें हिमाचल की भी हिस्सेदारी है, भले ही वो कम है, 25-26% के आसपास हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर जो रॉयल्टी मिलती है उसको बढ़ाने की बात यहाँ कही है मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा जो सुक्खू सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि 2026 तक हिमाचल को ग्रीन और क्लीन स्टेट बनाया जाएगा, उसके बारे में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई है। फिलहाल अभी तक दिल्ली दौरे को लेकर ये जानकारी उनकी निकल कर आई है। और अभी थोड़ी देर में और किन नेताओं से मुलाकात हुई है इसकी अभी जानकारी नहीं आई है। अब मुख्यमंत्री थोड़ी देर में शिमला पहुंचेंगे, अगर वो मुखातिब होंगे मीडिया से तो इसकी जानकारी वो
साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर काफी अहम ये मुलाकात थी, खासकर हिमाचल की जिस तरह की स्थिति है ऊर्जा के क्षेत्र में, और हिमाचल जो है करीब करीब 11,000 मेगावाट के आसपास बिजली का उत्पादन करता है जी। राज्य के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो अपने दम पर सारी परियोजनाएं चलाए, इसीलिए जो है पीएसयू बनाए गए हैं। हिमाचल सरकार का अपना भी पीएसयू है, बिजली से आय राज्य को काफी होती है। तो ये चाहते हैं कि जो राष्ट्र महत्व के प्रोजेक्ट है, बीवीएमबी में जो हिस्सेदारी है, पंजाब को उसकी हिस्सेदारी मिल रही है, उसमें दिल्ली को हिस्सेदारी मिल रही है, राजस्थान को हिस्सेदारी मिल रही है, जितने भी राज्य इसमें शामिल है उनकी हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन हिमाचल का जो है बड़ा अमाउंट इसमें फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि जो ये मुलाकात हुई है कितनी जो है मुख्यमंत्री की ये मेहनत रंग लाती है, कितना केंद्र से जो है आश्वासन तो मिला ही है, लेकिन वो कितना फलीभूत होता है ये देखना होगा। बिल्कुल जी। रणवीर, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि दिल्ली में थे सीएम सुक्खू, उन्होंने विद्युत मंत्री से मुलाकात की, ये तो बात ठीक है अपनी जगह पर, परियोजनाओं का आदान प्रदान है, मतलब परियोजना को लेकर के जो उसमें मदद चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात में क्या कोई सियासी मायने भी है? देखिए, इसके सियासी मायने तो निकाले नहीं जा सकते। ये भी हो सकता है कि पंजाब पड़ोसी राज्य है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जिस तरह से टकराव होता रहता है पड़ोसियों के बीच, उस टकराव को लेकर शायद हो सकता है कि उस पर बातचीत की होगी। खासकर वाटर सेस का जो मुद्दा है, हिमाचल सरकार ने वाटर सेस लगाया था, शायद उस पर बातचीत की होगी। जो मैंने जिक्र किया केंद्रीय मंत्री के सामने, जो शानन प्रोजेक्ट की लीज का मसला है, उसमें जो है हिमाचल सरकार को जब हैंडओवर होना है ये प्रोजेक्ट, इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए। ये हो सकता है कि ये अजम्पशंस है कि इसको लेकर जो है बातचीत हुई होगी। सियासी मायने इसके यही है कि किसी तरह की सियासत इसलिए ना हो जिससे जो दोनों राज्य हैं पंजाब और हिमाचल, उनका टकराव ना हो, उनके हित जो है वो ना टकराए। दिल्ली, जैसे कि दिल्ली के साथ मैंने पहले जिक्र किया कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो प्रोजेक्ट बनने हैं, दिल्ली के साथ जिस तरह के समझौता ज्ञापन है, चाहे वो यमुना के पानी को लेकर हो, सिरमौर में ये रेणुका बांध परियोजना लगनी है, तो वहां से जल संधि भी होनी है, पानी के बंटवारे को लेकर भी बातचीत, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि उस पर हुई है। इसके अलावा कोई और सियासी मायने इसके जो है नहीं निकाले जा सकते। बाकी मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा इस पर, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में, जैसा कि अभी रणवीर ने बताया कि शिमला पहुंचने वाले हैं सीएम सुक्खू, और अपने दिल्ली दौरे के बाद उन्होंने क्या वहां हासिल किया, क्या उनका आगे का एजेंडा है, क्या इरादा है, ये तमाम बातें जब वो यहां शिमला पहुंचेंगे तो प्रेस से खिताब अगर वो करते हैं तो फिर वो अपनी बातें सामने रखेंगे। इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।